हेलो साथियों, आज हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पे बात करेंगे। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है और जो हमारा एमसीआरई हुआ था उसमें ऑफिस प्रोसीजर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार भी इससे 75 में से कम 15 से 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो इसे हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और एमसीआरई बहुत ही जल्द आने वाला है, ये एकदम ऑफिशियल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। सो हमें सीरियस हो जाना है और अगले 2-3 महीने में इनफैक्ट अगले 2 महीने के अंदर अंदर हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमें बहुत ही सीरियसली पढ़ना है और हम स्टार्ट करते हैं ऑफिस प्रोसीजर, राइट। सो इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, फिर इसमें डाक के बारे में दिया हुआ है, फाइल मैनेजमेंट हम देखेंगे, फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, फिर कुछ कम्युनिकेशन करने के कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे लेटर है या जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स वगैरह। सो उसके बाद हम ड्राफ्टिंग देखेंगे कम्युनिकेशन की, राइट। ड्राफ्टिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं। फिर फाइल्स पे नंबरिंग की जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। और ई फाइल पे कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज किया जाता है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा चेक्स ऑन डिलेज और कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली डेफिनेशन है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं ये फाइल है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं नोट शीट है, ग्रीन नोट, ये पूरा। यहाँ पे हम रेफ़र करते हैं बेसिकली कि फ़लानी चीज़ अपेंडिक्स 1 में है, क्योंकि अपेंडिक्स 1 हो सकता है 100 पेज का हो, तो हम पूरा तो इस नोट पे नहीं ले सकते। तो हम साइड में उसको अपेंडिक्स 1 नाम देके उस डॉक्यूमेंट को, या अपेंडिक्स 2, 3 जो भी होगा उसको अटैच कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत लेंथी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल होता है, वैसे ही फाइल्स में उसको अपेंडिक्स कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रांच। ये हमें समझना होगा। सबसे बड़ा होता है डिपार्टमेंट, राइट। उसके नीचे आता है डिवीज़न, इसके नीचे आता है विंग, उसके नीचे डिवीज़न, फिर आता है ब्रांच। ब्रांच के नीचे होती है सेक्शन, जिसको हेड करता है सेक्शन ऑफिसर। डिवीज़न को हेड करता है जॉइंट सेक्रेटरी, राइट। विंग को हेड करता है एडिशनल सेक्रेटरी, और पूरे डिपार्टमेंट का चीफ होता है सेक्रेटरी। एक हायरार्की और याद रखनी है, सबसे नीचे होता है सेक्शन ऑफिसर, उसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी, राइट, और उसके ऊपर होता है डिप्टी सेक्रेटरी, उसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी। ये हायरार्की हमें पता होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के नीचे काम करते हैं असिस्टेंट और एलडीसी, यूडीसी, राइट। ये पूरी हायरार्की हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन। ये एक फ़ाइल है, राइट। कुछ ऐसी फ़ाइल होती है, इसके एक तरफ तो होता है ये पोर्शन ग्रीन नोट, लेफ़्ट साइड में ग्रीन नोट, इधर वाइट पेपर्स लगे होते हैं, अपेंडिक्स आप कह लो उनको, इस साइड, राइट। ये वाला पोर्शन कॉरेस्पॉन्डेंस का पोर्शन होता है, राइट।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जितने भी लेटर्स आए होते हैं, कोई रिसीट्स आई होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें लगाते हैं। कोई ऑफिस कॉपी लगानी है, वो सब चीज़ें। और इन सारी चीज़ों की रेफरेंसिंग हम यहाँ करते हैं इस ग्रीन नोट पे, इस साइड, राइट। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे रिमार्क्स होते हैं, ग्रीन नोट जो है ना, इस पे ऑफिसर्स के रिमार्क्स होते हैं। यहाँ शुरू होती है फाइल एलडीसी से, फिर आगे यूडीसी, फिर AAO, डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह से आगे बढ़ती हैं फाइलें। तो वो अब रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स अपने अपने रिमार्क्स देते हैं। और मान लो मैं कोई रिमार्क लिख रहा हूँ फलानी फाइल पे कि रेफर पेज 1 ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर दिस, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस इस साइड होगी हमारी, इस साइड, राइट। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर ये डीलिंग हैंड होता है। ये यूजुअली कोई एलडीसी या यूडीसी लेवल का बंदा होता है जो डील करता है उस केस को, असिस्टेंट भी हो सकता है। फिर वो आगे फर्दर ऑफिसर के पास वो फाइल जाती है, राइट। ये ग्रीन नोट शीट पे अपने रिमार्क्स लिखते हैं, फिर आगे जाती है फाइल, ऑफिसर फर्दर अपने रिमार्क्स लिखते हैं, ग्रीन नोट पे रिमार्क्स लिखते हैं, ये ध्यान रखना, राइट। फाइल में हमने देखा एक तरफ नोट शीट वाला पोर्शन होता है ग्रीन नोट, इस तरफ क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेस्क। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक यूनिट ही होती है विद ए स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि हमने सुना होगा हेल्प डेस्क, राइट। इस टाइप से एक डेस्क होती है जिसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ओके। उसके बाद है डायरी नंबर। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कोई भी ऑफिस में कोई रिसीट आती है, किसी की भी हो सकती है रिसीट, कोई लेटर आया, कुछ भी आया, कोई आरटीआई का कोई जवाब आया, कोई आरटीआई का क्वेश्चन आया है, या किसी का कोई लेटर आया है, कुछ भी आया, उसको रिसीट हम कहते हैं। वो रिसीट जिस सेंट्रल डाक में रिसीव होती है, वहाँ जो डायरिस्ट होता है वो उसको एक नंबर देता है, कुछ ऐसा दिखता है वो नंबर, राइट। फिर ये आगे फर्दर डीलिंग हैंड पे जाता है, हमने देखा ना। फिर वो फर्दर ग्रीन नोट शीट पे अपने रिमार्क्स लिखा था और सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है, और फाइनल उस रिसीट पे डिसीजन लेके उस रिसीट को क्लोज कर दिया जाता है, राइट। इस तरह से प्रोसेस चलता है। फिर हम देखते हैं डिवीज़न। हमने देखा ना, पहले भी हम देख चुके हैं। ए यूनिट ऑफ ए विंग विद इन ए डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट होगा, उसके नीचे विंग होगी, उस विंग की फर्दर होता है डिवीज़न, उसका डिविजनल हेड उसको कहते हैं। डिवीज़न को यूजुअली हेड करता है डिप्टी सेक्रेटरी, डी से डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर। विंग को हेड करता है एडिशनल सेक्रेटरी। डिपार्टमेंट का हेड होता है सेक्रेटरी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का सेक्रेटरी, इस टाइप से। और डिवीज़न फर्दर आगे हम देख सकते हैं ब्रांच, ब्रांच के आगे सेक्शन, सेक्शन को हेड करता है सेक्शन ऑफिसर। ब्रांच को यूजुअली अंडर सेक्रेटरी हेड करता है, अंडर सेक्रेटरी के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी डिवीज़न को हेड करता है। फिर विंग को जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी करता है, और फिर डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी उसको हेड करता है। ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डॉकेटिंग। ये शायद पिछली बार पूछी भी गई थी। मैंने बताया था कि एक तरफ होता है नोट्स पोर्शन फाइल के लेफ़्ट साइड में, राइट, और दूसरी तरफ होता है कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन। तो नोट्स में रेफरेंसिंग की जाती है, नंबरिंग दी जाती है। मान लो मैंने ग्रीन नोट पे कुछ रिमार्क्स लिखा कि रेफर दिस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 5 व्हाटएवर। तो ये OM इस कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में किस नंबर ऑफ पेज पे है, वो यहाँ पे ग्रीन नोट पे किया जाता है। एक मिनट मैं फिर से समझाता हूँ आपको।
सो डॉकेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना होगा। लेफ़्ट साइड में हमारी नोट शीट है, राइट साइड में हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो नोट शीट में मैं मान लो कुछ रिमार्क्स लिख रहा हूँ, और ये रिमार्क्स वाली चीज़ मान लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के पेज नंबर 40 पे है, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ये पेज नंबर 40, ताकि मेरा रिमार्क पढ़ने वाला बंदा डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डेंस के 40 नंबर पेज को देख सके, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डॉकेटिंग, यानी नोट शीट में हम पेज नंबर लिखेंगे जहाँ जहाँ नीडेड है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डॉकेटिंग, राइट। उसके बाद देखते हैं एक नाइट ड्यूटी क्लर्क होता है ऑफिसेज में, ताकि 9 to 5 के बाद अगर कोई डाक आती है ऑफिस में उसके रिसीविंग के लिए, राइट। उसके बाद है नोट। हमने देखा एक तरफ ग्रीन नोट होता है, ग्रीन नोट शीट, उस पर जो नोट लिखा जाता है उसको नोट कहते हैं। कोई भी ऑफिशियल अपने रिमार्क्स लिख के आगे फॉरवर्ड करता है। फिर इनकी डॉकेटिंग हमने देखी कि इस पर्टिकुलर रिमार्क से एसोसिएटेड जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला पेज पे वो चीज़ कहाँ है, 40 नंबर पेज पे या 50, इसको डॉकेटिंग कहते हैं, ये हमने देखा है। फिर पीयूसी होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन। मान लो कोई भी रिसीट हमारे पास आती है किसी भी केस से रिलेटेड, उसको कहते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन। सो होता यूँ है कि कोई भी अगर पीयूसी आती है तो उसको जो डीलिंग हैंड होता है, पहले तो वो सेंट्रल डाक में आती है, वहाँ से वो डीलिंग हैंड के पास जाती है, कोई क्लर्क हो सकता है, फिर वो उसको फर्दर फाइल में लगाता है, अपने ग्रीन नोट पे अपने रिमार्क्स लिखता है, फिर वो फर्दर अपने ऑफिसर को भेज देता है, फिर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है और ये पीयूसी क्लोज कर दी जाती है। एक तरह की रिसीट ही है पीयूसी, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। सो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, और इन मंत्रियों के नीचे काम करते हैं सेक्रेटरीज जो कि यूजुअली होते हैं आईएएस, ओके। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे रूल बने हुए हैं, उनमें से आता है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, यानी काम का एलोकेशन। ये इस रूल के तहत किया जाता है, 1961 का रूल है। इसके तहत डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को उनके काम असाइन किए जाते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। मिनिस्ट्रीज़ के कुछ अटैच्ड ऑफिसेज होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देते हैं उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। अटैच्ड ऑफिसेज में जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर CPWD एक अटैच्ड ऑफिस है, राइट। इनके कुछ सबॉर्डिनेट ऑफिसेज भी होते हैं जो रियल में एग्जीक्यूट करते हैं काम को, ग्राउंड लेवल एजेंसीज, उनको बोलते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसेज। सो अटैच्ड ऑफिसेज के एग्जांपल हैं CPWD, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, DGFT, DG, राइट। उसके नीचे सबॉर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं फील्ड एस्टैब्लिशमेंट्स, इनको कहते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड काम करते हैं। जैसे CPWD के कोई सर्विस सेंटर हो गए, ग्राउंड काम तो वही करेंगे। CGHS की कोई डिस्पेंसरी हो गई जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, राइट। सो ये सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं जो रियल ग्राउंड वर्क करते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि UPSC। स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि एक्ट से बनी हो, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया उसके तहत, जैसे CBC। ऑटोनोमस बॉडीज़
इनको फंक्शनिंग ऑटोनॉमी होती है और वो ऑटोनॉमी उन्हें मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक साइन किया जाता है उसके तहत। जैसे कि एम्स अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, आईआईटीज़ हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, राइट। उसके बाद पीएसयूज़ होती हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, जैसे भैल, एनटीपीसी, इसमें महारत्ना, मिनी रत्ना वगैरह होता है, राइट। ये चीज़ हमने पहले ही देख ली है कैसे सबसे ऊपर सेक्रेटरी होता है जो कि हेड होता है एक डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, उसके अंदर विंग्स, मल्टीपल विंग्स होती हैं, वन और मोर विंग्स। डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो इंचार्ज होता है डिवीज़न का। अंडर सेक्रेटरी ब्रांच का, राइट। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर होता है, ये रियल ग्राउंड वर्क सेक्शन ऑफिसर करता है। और सेक्शन ऑफिसर जो है वो उसके पास हेल्प के लिए होते हैं जूनियर एडमिन असिस्टेंट, सीनियर एडमिन असिस्टेंट, राइट। सारा काम होता है इसके पास, कोऑर्डिनेशन का, ट्रेनिंग का, फाइल्स की मेंटेनेंस का, रिसीट्स सबमिट करने का, राइट, फर्दर अपने ऑफिसर्स के पास। और बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजने होते हैं, जुडिशियल मैटर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना होता है। सो मैनी थिंग्स। सेक्शन ऑफिसर के साथ काम करते हैं डीलिंग हैंड्स। इसमें मैंने देखा असिस्टेंट्स, यूडीसीज, ये डीलिंग हैंड होते हैं। इनका काम होता है ओपनिंग करना और मेंटेनेंस रखना फाइल्स की, पुटअप करना फाइल, यानी फर्दर सेक्शन ऑफिसर के पास फाइल्स को लेके जाना, रूल पोजीशन बताना है, कौन से रूल लगाने हैं, राइट। जो शुरुआती काम जो होता है ना बेसिक, वो डीलिंग हैंड करता है। एक और काम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो पेज नंबरिंग करना है, ताकि ये जो पेज नंबर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस में किए हैं इनको नोट शीट पे, जो ग्रीन नोट शीट होती है ना, उस पर रेफ़र किया जा सके। इस रेफरेंसिंग के प्रोसेस को हम डॉकेटिंग भी कहते हैं, हमने देखा है, राइट, जस्ट टू रिवाइज। और जो फाइल नंबरिंग वाला काम है वो ई ऑफिस में ऑटोमेटिकली असाइन किया जाता है, ये बेसिक सी बात है। ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट दे रखा है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी जो रिसीट आती है वो या तो डायरेक्टली ऑफिसर के पास चली जाती है, या जो सेंट्रल डाक में जो डायरिस्ट होता है, जो डायरी एंट्री करता है, वो फिर डीलिंग हैंड के पास भेजते हैं। डीलिंग हैंड यानी एलडीसी, यूडीसी या असिस्टेंट, वो फर्दर फिर सेक्शन ऑफिसर के पास जाती है। या फाइनली जो रिसीट कॉन्फिडेंशियल होती है वो ऑफिसर के पास डायरेक्ट जा सकती है, यहाँ भी डायराइजेशन होती है और फिर वो फर्दर हायर ऑफिसर्स के पास जाती है, राइट। इस तरह से ये जो रिसीट है इसका मूवमेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिसीट ऑफ डाक। ऑफिस आवर्स के दौरान जो डाक आती हैं डिपार्टमेंट में, वो सेंट्रल रजिस्ट्री में रिसीव की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, सीआरई में। यहाँ पे सारी डाक आती हैं, या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर होते हैं कुछ कॉलेजेस वगैरह या इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ डाक को रजिस्टर किया जाता है, उसकी नंबरिंग वगैरह की जाती है। और ये क्वेश्चन और आया था कि जो कॉन्फिडेंशियल डाक होती हैं, जो डायरेक्टली एड्रेस की जाती है मिनिस्टर या ऑफिसर्स को, उनके नाम लिख के उनको स्पेशल मैसेंजर के थ्रू डायरेक्टली भेजा जाता है और वो खुद रिसीव करते हैं उसको, या उनका पर्सनल स्टाफ रिसीव करता है। पर्सनल स्टाफ में स्टेनो, पीए, पीएस ये सब आते हैं, राइट। सेंट्रल रजिस्ट्री हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर कोई ऑफिसर
लीव पर है या ट्रेनिंग पे चला गया है या रिटायर हो गया है, तो जो उसके बाद जो ऑफिसर वहाँ आया है या तो वो रिसीव करेगा या उसका पर्सनल स्टाफ रिसीव करेगा या लिंक ऑफिसर, हमें ध्यान रखना है, ये रिसीव कर सकता है। ये सब नहीं है तो फिर सेंट्रल रजिस्ट्री में सारे लेटर्स रिसीव किए जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ऑफिस आवर्स के बाद कौन रिसीव करेगा। अगर नाम लिखा है तो जो पर्सन है वो खुद अपने रेजिडेंस पे रिसीव करेगा। अगर इमीडिएट लिखा हुआ है, बाकी केसेस में नाइट ड्यूटी क्लर्क रिसीव करेगा। राइट। फिर जो डाक को रिसीव करने वाला है वो एक्नॉलेज करेगा रिसीट को, साइन करेगा अपने नाम को इंक में डेट के साथ और अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा। फिर वो डाक जो है आगे फर्दर डीलिंग हैंड के पास जाएगी। ओके, सो डाक की एक्नॉलेजमेंट हमने दे दी है जो भी भेजने वाला था उसको। अब डाक की रजिस्ट्रेशन की जाती है। सो जो मिनिस्टर को पर्सनली जाने वाले थे वो तो हमने भेज दिए हैं, बाकियों को ओपन किया जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा और ओपन करने के बाद उन पे स्टैंप लगाई जाएगी डेट के साथ। राइट, उसमें डेट ऑफ रिसीट लिखी जाएगी और सेंट्रल रजिस्ट्री नंबर और डायरी नंबर, ये सारी एंट्रीज उस पर लगा के डीलिंग हैंड को भेज दिया जाता है। और जो फिज़िकल डाक होती है उसमें जो डायरी रिसीव करने वाला है, जो रिसीट को जो फर्स्ट रिसीव करता है वो उसको डायराइज करेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फिज़िकल डाक है उसकी डायरी एंट्री कौन करेगा। जो रिसीव करने वाला है वो करेगा। ऑप्शन में हो सकता है कोई ऑफिसर करेगा या कुछ भी दिया जा सकता है। जो फर्स्ट रिसीव जिसने किया है, राइट। यूजुअली ये सेंट्रल रजिस्ट्री में जो ऑफिशियल्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं। ओके, और उसके बाद हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक। तो जो यहाँ डायरी एंट्री कर ली है सेंट्रल रजिस्ट्री में, उसके बाद जो ऑफिसर होता है या जो भी सेक्शन होता है वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ओके, सारी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस लगी होती है वो रिसीट जो है वो फर्दर भेज दी जाती है आगे। फिर उसको जो वहाँ पे डीलिंग हैंड होता है वो उसको फाइल में लगाता है, अपना ग्रीन नोट लिख के अपने ऑफिसर को पुट अप कर देता है। राइट। सो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट दिया हुआ है। तो जो हमने डायरी एंट्री सेंट्रल रजिस्ट्री में की, उसके बाद जो फाइल जो रिसीट थी वो हमारी डीलिंग हैंड के पास गई। डीलिंग हैंड यानी एलडीसी यूडीसी, वहाँ से फिर सेक्शन ऑफिसर के पास गई, वहाँ से अंडर सेक्रेटरी जो कि ब्रांच का हेड होता है, वहाँ से फिर जाती है डिविजनल हेड यानी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जो डिवीज़न का हेड होता है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाती है जो कि विंग के हेड होते हैं। और फाइनली सेक्रेटरी, राइट। और फिर जाती है मिनिस्टर के पास। तो सेक्रेटरी जो है वो मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है। और मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट, राइट। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट फाइनली एमपीज से होती है और वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं डीलिंग हैंड से किस तरह से फ्लो करती हुई
जनता से हमें फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, सारी जवाबदेही टू द पीपल ऑफ इंडिया हमारी है, राइट। और जनता का चेहरा होता है मिनिस्टर या पार्लियामेंट में एमपी। और जो रिपीटेटिव नेचर के काम होते हैं जैसे छुट्टियां वगैरह सैंक्शन करना, उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स बनाई जा सकती है, राइट। ये ध्यान रखना है हमें, क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स क्या होती हैं, ये कंफ्यूज कर सकता है। सो ये बनाई जाती है रिपीटेटिव नेचर ऑफ जो वर्क है उनके लिए, मतलब कोई नोट चलाने की नीड नहीं है, कोई फाइल प्रॉपरली चलाने की नीड नहीं है, राइट। सो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो फाइल जो मूव करेगी वो कितने लेवल से जाएगी, वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी मान लेते हैं कोई फाइल चली है सेक्शन ऑफिसर के लेवल से, वो ऊपर जाएगी यूएस के पास अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, यानी 4 लेवल है यहाँ पे, इससे ज़्यादा लेवल नहीं होने चाहिए यूजुअली, राइट, डिसीजन मेकिंग के लिए। ये यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि क्या लेवल्स को जंप किया जा सकता है हायरार्की में? हाँ, अर्जेंट मैटर्स में बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नोटिंग कैसे की जाएगी। ये हमारा ग्रीन नोट है फाइल के लेफ़्ट साइड में। यहाँ डीलिंग हैंड अपने रिमार्क्स लिखेगा जो कि कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, और वो लेफ़्ट साइड में अपने सिग्नेचर करेगा। फिर फर्दर हायर ऑफिसर को भेज देगा, हायर ऑफिसर अपने रिमार्क्स लिखेगा और वो राइट साइड में सिग्नेचर करेगा। ये हमें ध्यान रखना है, लेफ़्ट और राइट का हिसाब। उसके बाद हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपने जूनियर्स को नोट्स में मॉडिफिकेशन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ना ही रिप्लेसमेंट के लिए बोलना चाहिए, राइट। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और नोट के ऊपर कुछ भी पेस्ट करना या उसको हाइड करना ये भी अलाउड नहीं है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन नोट की, जो फाइल के लेफ़्ट साइड में होता है, राइट में होती है कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। उसके बाद मान लो हमें पता चलता है कि हमने किसी पार्टी को, पार्टी मीन्स कोई भी पर्सन जो है, उसको हमने कोई डिसीज़न दिया है फाइनल, बाद में पता चलता है कि ये डिसीज़न हमने गलत ले लिया, रूल्स की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई। तो जो डिसीज़न दिया था जिस अथॉरिटी ने, उससे हायर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी यहाँ हम वो कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। जो हायर ऑफिसर है वो ही इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, राइट। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एन ऑफिसर हायर देन द वन हु टुक द ओरिजिनल डिसीजन। उससे हम परमिशन लेंगे, उसके बाद हम हमारा पुराना डिसीजन है उसको विड्रॉ कर पाएंगे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कई बार दूसरे डिपार्टमेंट से फाइल आ जाती है कि भाई हमें ओपिनियन चाहिए या रूलिंग चाहिए, कोई रूल बताना है, कॉन्करेंस देनी है। इस केस में हम क्या करेंगे? हमें उसके लिए, मान लो ये फाइल आई उनसे, सही, राइट, दूसरे डिपार्टमेंट से, इसको बोल देते हैं फाइल 1। हम इसमें कुछ पूछा है उन्होंने कि फलानी लीव पॉलिसी का रूल बताओ, इन्होंने हमारा ओपिनियन मांगा है। हम इसके लिए अलग से एक फ़ाइल चलाएंगे, अपनी खुद की, अपने डिपार्टमेंट की। इसमें हम पूरा पुटअप करेंगे और फाइनल डिसीज़न मान लो अथॉरिटी ने दिया है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे कि भाई ये डिसीज़न दिया है, इस रूल पे
इस रूल के बारे में ये बात हमारी तरफ से है, ये हम इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। और इस फाइल का जो नंबर था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ पे। और ये फाइल जिस डिपार्टमेंट से आई थी उसको वापस भेज देंगे। ठीक है। तो इसमें एक केस और हो सकता है कि मान लो ये फाइल हमारे पास आई, मैं मान लो यहाँ पे असिस्टेंट हूँ, मान लेते हैं AA हूँ, मुझे पता है उस रूल के बारे में, जिस रूल के बारे में ओपिनियन मांगा जा रहा है, तो मैं सीधा भी अपना रिमार्क्स लिख सकता हूँ कि फ़लाना फ़लाना रूल ये कहता है, और ये सीधी भेज सकता हूँ। नई फाइल क्रिएट करने की नीड यहाँ पे नहीं है, राइट। सो ये भी किया जा सकता है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी ऑफिसर को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो उसके लिए प्रेसिडेंट बुक होती है, यानी पहले क्या डिसीजन लिए होते हैं उसका रिकॉर्ड हमें रखना होता है। इन सब का रिकॉर्ड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें सारे रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, इसमें एक्ट्स वगैरह हैं जैसे रूल्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, सारी रखी जाती हैं ताकि इनके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। कोई मीटिंग हुई हो उसके मिनट्स, इसमें भी डिसीजंस लिए जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स, ये हमने देखा है, रूटीन मैटर्स के लिए ये बनाई जाती है, राइट। इसके अलावा एक गार्ड फाइल भी मेंटेन की जाती है, राइट। सो गार्ड फाइल क्या होती है ये हम देखते हैं, यहाँ दी हुई है गार्ड फाइल। सो गार्ड फाइल बेसिकली एक ऑफिसर जो है वो मेंटेन रखता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने आने वाले ऑफिसर को ये सबमिट करके जाता है ताकि उसको इजी रहे कि क्या क्या काम किया है, क्या क्या पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। नए ऑफिसर को हेल्प करती है ये गार्ड फाइल, हर डिपार्टमेंट की रखी जाती है। उसमें सारे डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन वगैरह जो पुरानी हिस्ट्री है पूरी एक तरह से वो गार्ड फाइल में सेव होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओरल इंस्ट्रक्शंस बाय हायर ऑफिसर्स। तो यूजुअली इन राइटिंग ही लेना चाहिए, बट अगर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है राइटिंग में लेना, तो जितना जल्दी हो सके रिटन कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए, राइट। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। तो मंत्री जी के जो पर्सनल स्टाफ है उन्होंने किसी ऑफिसर को बोल दिया कि कोई भी ऑर्डर है मंत्री जी का, मंत्री जी ने ये बात कही है, ऐसा ऐसा काम करना है। उस केस में जो ऑफिसर है जिसने ओरल इंस्ट्रक्शन रिसीव की है उसको रिटन में कंफर्मेशन ले लेना चाहिए मंत्री जी से। तो पर्सनल स्टाफ पे सीधा सीधा भरोसा नहीं करना चाहिए, ओरल इंस्ट्रक्शन रिटन इंस्ट्रक्शन ले लेनी चाहिए। और अगर वो इंस्ट्रक्शन एज पर रूल्स नहीं है, आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स और रूल्स, सो सेक्रेटरी से क्लियर ऑर्डर ले लेने चाहिए कि भाई ये जो मामला है जो मंत्री जी ने कहा है वो एज पर रूल्स नहीं है, तो बताइए इस पे क्या एक्शन लिया जाए। सो सेक्रेटरी बताएंगे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होगा, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे हम रिटर्न में हम ले लेंगे क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं फाइलिंग ऑफ पेपर्स, यानी कोई भी पेपर या रिसीट हमारे पास आई है उसको फाइल में कैसे लगाएंगे। तो ये हमारे पास फाइल है, ये नोट्स पोर्शन हो गया और ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन हो गया। तो ये कहता है कि नोट्स जो अटैच करना है, मान लो इस फाइल का कवर है बेसिकली, ये जो है ये कवर है, गत्ता जिसको कहते हैं, राइट। तो इसके ग्रीन नोट कहाँ पेस्ट करेंगे हम, यहाँ पंच करेंगे, यहाँ पे हम ग्रीन नोट को धागे से बांध देंगे, ये जो लेफ़्ट साइड है, राइट। और कॉरेस्पॉन्डेंस को भी हम
मान लो पेपर्स हैं हमारे पास, मान लो 15 पेपर हैं, इनको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ होल्ड करेंगे इसके। सो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो राइट साइड में, जो नोट है ग्रीन नोट वो लेफ़्ट साइड में, और जो होल किया जाएगा वो इधर किया जाएगा, लेफ़्ट के लेफ़्ट में, राइट के राइट में। ओके, ये पूरी राम कहानी इसमें यही लिखी हुई है। ओके, आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर फाइल बल्की हो जाती है तो उसकी वॉल्यूम 2 बना दी जाएगी। एक फाइल थी, ये बहुत बल्की हो गई, इसका वॉल्यूम 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं रेफरेंसिंग कैसे की जाती है। सो ये वो जो फाइल होती है जिसमें एक तरफ नोट्स होते हैं, ग्रीन नोट, एक तरफ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ टॉप पे नंबरिंग की जाती है। मान लो यहाँ हम हैं 3 नंबर पेज पे, तो नोटशीट में भी यहाँ पे इसकी डॉकेटिंग की जाएगी। डॉकेटिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। यानी कॉरेस्पॉन्डेंस में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको यहाँ नोट्स के साथ इनका रेजोनेंस बिठाना, इसे डॉकेटिंग कहते हैं। फिर हम देखते हैं पीयूसी क्या होती है। पीयूसी यानी पेपर अंडर कंसिडरेशन। इसको फाइल में हम लगाते हैं जिस पे डिसीजन लेना होता है। एफआर होता है फ्रेश रिसीट्स, जो नई हमारे पास कोई रिसीट आई हो, फ्रेश रिसीट होती है। और पीयूसी हमने देख लिया है। फिर हम देखते हैं लिंकिंग ऑफ फाइल्स, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा करंट फाइलों में जो इश्यूज हमने रेज की हैं वो इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो एक फ़ाइल ये है जहाँ पे प्रमोशन का मैटर है, दूसरी फाइल ये है जिसमें प्रमोशन से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट सीक करने हैं, जैसे कि विजिलेंस क्लियरेंस। तो ये 2 अलग अलग फाइलें चल रही हैं, इनको हम लिंक कर देते हैं। बाद में प्रोसेस पूरा होने के बाद उन्हें डीलिंक कर देते हैं। ये लिंकिंग और डीलिंकिंग चलती रहती है। उसके बाद देखते हैं अर्जेंसी ग्रेडिंग। अर्जेंसी ग्रेडिंग जो है वो 3 है, इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी होती है जो बहुत एक्सट्रीमली अर्जेंट केस होते हैं उसमें, और प्रायोरिटी लेवल होता है जो जिनका डिस्पोजल बाकी दूसरे जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उनसे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। इमीडिएट जो है वो यूज होता है जिन केसेस में प्रॉम्प्ट अटेंशन की नीड है। ये ध्यान रखने कीवर्ड्स, इमीडिएट, प्रॉम्प्ट अटेंशन। टॉप प्रायोरिटी, एक्सट्रीमली अर्जेंट। और जो लोकसभा की फाइल्स हैं उनसे डील करने वाली फाइलें रेड होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए ग्रीन कलर यूज होना चाहिए। ओके, सो हम अभी 5 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं और उसके बाद हम करेंगे फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन। बट अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। See you soon after 3-4 minutes. Okay.
ओके, सो अब हम अपना जो प्रोसेस है चैप्टर 6 उसे रिज्यूम करते हैं। फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या प्रोसेस है वो देखना है। जैसे लेटर हो सकता है, डेमी ऑफिशियल लेटर हो सकता है, ऑफिस ऑर्डर हमने सुना है, ऑर्डर भी अलग से होता है, नोटिफिकेशन हमने देखा है, ऑफिस मेमोरेंडम हमने देखा है। इन सारी चीज़ों के हमें मीनिंग्स पता होनी चाहिए, राइट? सो लेट्स सी। सो जो सबसे पहला हमारे पास है लेटर। लेटर को हम यूज़ करेंगे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई अटैच्ड ऑफिस, हमने ऊपर पढ़े थे ना, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसके नीचे अटैच्ड ऑफिसेज होते हैं, उनके नीचे सबॉर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, PSUs, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो लॉ से बनी हुई है, कोई पब्लिक बॉडीज़ है या मेंबर है कोई पब्लिक का, जनरली कोई भी पर्सन हो सकता है, राइट? उसमें सर और मैडम का हम यूज़ करते हैं सैल्यूटेशन में। सो ये इसका फॉर्मेट है, हम देख सकते हैं। ऊपर हम देखेंगे पूरा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट की तरफ से हम भेज रहे हैं, राइट? यहाँ पे राइट साइड में डेट और नीचे अंडर सेक्रेटरी या जो भी सेक्रेटरी होगा उसके साइन होंगे। सो ये हमारा लेटर है। ये यूजुअली हम बाहर भेजते हैं तो लेटर यूज़ होता है अपने डिपार्टमेंट से बाहर, राइट? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमी ऑफिशियल लेटर। ये पिछली बार पूछा भी गया था एम्स में। सो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है जब कोई ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को लिखते हैं बेसिकली, और उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 1-2 रैंक का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई LDC जो है वो सेक्रेटरी को लेटर लिख रहा है, वो डेमी ऑफिशियल नहीं होगा। जॉइंट सेक्रेटरी को लिख रहा है जैसे कि, सो जॉइंट सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को, एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी को, इस टाइप से डेमी ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं। इसमें पर्सनल और फ्रेंडली टोन होती है, राइट? इसलिए यहाँ पे माई डियर इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं, उनका पर्सनल नाम से उनको एड्रेस किया जाता है, राइट? ये हमने देख ही लिया है। नोट मोर देन 1 or 2 लेवल्स बिलो द ऑफिसर, राइट? 1-2 लेवल तक ही ये भेजा जा सकता है, राइट? बहुत ज़्यादा जूनियर या बहुत ज़्यादा सीनियर व्यक्ति को ये डेमी ऑफिशियल लेटर नहीं भेजे जाते हैं। और ये इसका फॉर्मेट है, हम देख सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है ऑफिस मेमोरेंडम। उसके बाद आता है ऑफिस मेमोरेंडम। ये यूजुअली लिखा जाता है दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कॉल करते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं या कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को। जैसे DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम्स होते हैं। DOPT, राइट, जो रूल्स वगैरह बनाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, तो वो ऑफिस मेमोरेंडम की फॉर्म में होते हैं। यानी वो सबको इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर रही होती है, या इन्फॉर्मेशन सीक करने के लिए भी, कॉल करने के लिए भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जा सकता है। ये यूजुअली अपने अटैच्ड ऑफिसेज जो हैं या सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने में भी यूज होता है। और ये थर्ड पर्सन लिखा जाता है, इसमें किसी पर्सन स्पेसिफिक को नहीं भेजा जा रहा है, ये सभी के लिए होता है। सो इसमें कोई सैल्यूटेशन की भी नीड नहीं होती। हाँ, जो ऑफिसर जो इसको भेज रहा है वो इसको साइन करता है, जैसे यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी के साइन है, और जिसको भी डिपार्टमेंट को जाएगा उसको ये लिखा होगा यहाँ पे, राइट? ये हमारा इसका फॉर्मेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इंटर डिपार्टमेंटल नोट। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई एडवाइस लेना चाह रहा है,
कोई व्यूज़ लेना चाह रहा है, कॉन्करेंस लेना चाह रहा है या कमेंट्स मांग रहा है, राइट, क्लैरिफिकेशन चाहिए उसको किसी रूल्स पे या इंस्ट्रक्शंस पे, राइट। ये यूजुअली लीगल ओपिनियन वगैरह लेने के लिए मांगे जाते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि दिस डिपार्टमेंट विल बी ग्रेटफुल फॉर द एडवाइस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑन द इश्यूज रेज्ड इन पैरा 4 अबव। तो यूजुअली ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स यानी कोई केस आ गया है उस पर ओपिनियन चाहिए, उस केस में ये देखिए यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी के साइन है, ओके। तो ये इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर यूजुअली इशू किया जाता है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें यूजुअली इंस्ट्रक्शंस को इशू किया जाता है, राइट। जैसे लीव ग्रांट करनी है किसी को, कोई काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, किसी की ट्रांसफ़र हो गई है, किसी की नई अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर इशू किया जाता है कि फ़लाने व्यक्ति की अपॉइंटमेंट इस पोस्ट पे हो गई है, उसकी ये सैलरी होगी, ये रूल्स उस पर गवर्न होंगे। किसी की ट्रांसफ़र कर दी गई है, लीव सैंक्शन हुई है, ये सब चीज़ें इंटरनल होती हैं डिपार्टमेंट की, राइट। प्रमोशन ऑर्डर किसी का इशू किया गया है, ये सब चीज़ें, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें ऊपर डिपार्टमेंट का नाम, डेट और ऑफिस ऑर्डर लिखा होगा, यहाँ ऑफिस ऑर्डर नंबर भी होगा। ये यहाँ पे लीव सैंक्शन का इन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसी तरह से ही बाकी जो चीज़ों के बन जाते हैं। उसके बाद ऑफिस ऑर्डर से जुड़ा हुआ ही एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर में यूजुअली फाइनेंशियल सैंक्शंस के बारे में होता है या कोई डिसिप्लिनरी केस है। हमने देखा ना सीसीए रूल के तहत अगर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई है, फाइनल सज़ा सुनाई गई है, तो उस केस में ऑर्डर इशू किया जाता है। सीसीए रूल हमने देखा था, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील, याद रखना है हमें। सो ऑर्डर उस केस में इशू किया जाएगा। यूजुअली हमें ध्यान रखना है फाइनेंशियल सैंक्शंस कि सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ हेयर बाय अकॉर्डेड अंडर रूल 10 फलाना फलाना, राइट। फाइनेंशियल सैंक्शंस हो, डिसिप्लिनरी केसेस हो, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, उसमें क्लियर कट ऑर्डर दिया जाता है, उस केस में ऑर्डर इशू होता है। ऑफिस ऑर्डर हमने देखा जनरल रूटीन जो ऑफिशियल चीज़ें हैं इंटरनल, उनके लिए ऑफिस ऑर्डर इशू होता है। सो ये ऑर्डर हम देख सकते हैं, सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर ₹5000, अंडर सेक्रेटरी के साइन है, कॉपी इंटरनल फाइनेंस सेक्शन, कैश सेक्शन इनको भेजी गई है। उसके बाद है नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन होती है वो यूजुअली इशू की जाती है, कोई भी मान लेते हैं ऑर्डर्स, स्टैट्यूटरी रूल्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, यूजुअली गैजेटेड ऑफिसर्स के। नोटिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाई भी करना होता है। ये लिखा है ना यहाँ, टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ये हो गई नोटिफिकेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ डैश इज़ अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट एज डिप्टी सेक्रेटरी इन दैट डिपार्टमेंट, राइट। अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी से मुझे ध्यान आया, इसका सीक्वेंस एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे नीचे होता है सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी डिवीज़न का और जॉइंट सेक्रेटरी, इसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी और सबसे ऊपर सेक्रेटरी। ये होता है सेक्शन का, ये होता है अंडर सेक्रेटरी ब्रांच का, डिप्टी सेक्रेटरी डी से डिवीज़न, जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ये सब होते हैं विंग के या मोर देन वन विंग के, और सेक्रेटरी हो गया पूरे
डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। ओके, सो ये है हमारा नोटिफिकेशन। ओके, उसके बाद है रेजोल्यूशन। सो जो रेजोल्यूशन है वो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को बताने के लिए, अनाउंस करने के लिए। किन केसेस में? इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स में, राइट। बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं उनको अनाउंस करने के लिए रेजोल्यूशन इशू किया जाता है। जैसे कोई कमेटी वगैरह अगर अपॉइंट करनी है, कमीशन इंक्वायरी के लिए अपॉइंट करना है, राइट। जैसे CACP नाम का एक कमीशन होता है, हमने सुना होगा, जो MSP डिसाइड करता है, वो एक कमीशन है। अगर इसको अपॉइंट करना है, जैसे मंडल कमीशन हमारे पास आया था OBC के लिए। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो बहुत बड़े पॉलिसी मैटर्स जहाँ पे डिसाइड करने होते हैं, उनमें रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन और नोटिफिकेशन दोनों ही गज़ेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं, बट नोटिफिकेशन जो है वो जनरल ट्रांसफ़र्स वगैरह जो छोटे मोटे मैटर हैं उनके लिए होता है, बट रेजोल्यूशन जो है वो बड़े पॉलिसी मैटर्स के लिए इशू किया जाता है, राइट। सो एग्ज़ाम्पल के लिए हम ये रेजोल्यूशन देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिडर किया है एक नई इंडियन रेवेन्यू सर्विस बनाने के लिए, राइट। सो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मैटर है। रेवेन्यू सर्विस अपने आप में एक नई सर्विस ही बनाई जा रही है। हमने देखे हैं IRS के ऑफिसर्स होते हैं जो UPSC के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उस सर्विस को क्रिएट करने के लिए रेजोल्यूशन जो है नोटिफाई किया गया था गज़ेट ऑफ इंडिया में, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन और नोटिफिकेशन में डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेस कम्युनिक या प्रेस नोट। सो प्रेस नोट होता है अगर कोई गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको वाइड पब्लिसिटी देनी है, तो उसके लिए प्रेस कम्युनिक या प्रेस नोट इशू किया जाता है। प्रेस कम्युनिक जो होता है ना, उसको तो नाम से ही दिख रहा है कि कम्युनिकेट करना है, बस एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं करना। प्रेस नोट जो है उसको थोड़ा सा एडिट किया जा सकता है प्रेस के द्वारा, राइट। सो प्रेस कम्युनिक और प्रेस नोट, ये ध्यान रखना है हमें, दोनों में डिफरेंस। ये इसका फॉर्मेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया है कमीशन, ये, राइट। चेयरपर्सन ये होंगे, मेंबर्स ये होंगे, इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, और ये फिर जाता है फॉरवर्डेड टू द प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के साइन है, ओके। सो जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यानी एंडोर्स करना। कोई रिसीट हमारे पास आई, वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट या ऑफिस में जानी है, उनको एक्शन लेना है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में अपने साइन करके कि भाई ये आपकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको कॉपी इसकी भेज रहे हैं, इसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं कि हमने इसको एंडोर्स किया है। यूजुअली फिर मान लेते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को वो भेजना है, उस केस में हम एंडोर्समेंट यूज़ नहीं करेंगे, उस केस में हम लेटर यूज़ करेंगे, जो हमने सबसे पहले देखा था। एंडोर्समेंट हम बस इंटर डिपार्टमेंटल या जो हमारे ऑफिसेज हैं उनको भेजना अगर हमें है तो हम एंडोर्समेंट लगा के भेज सकते हैं, अदरवाइज़ लेटर जो है प्रेफर किया जाना चाहिए, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिनट्स हम देख लेते हैं। कोई भी मीटिंग होती है, सो मीटिंग के बाद जो मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ
उसके कौन चेयरमैन थे, उसका क्या डेट और टाइम वगैरह था, और किस मिनिस्ट्री को फर्दर एक्शन लेना है, राइट। उसकी उस मीटिंग में जो जो हुआ उसकी राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। सो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या कंक्लूज़न हुआ, कंक्लूज़न रीच्ड, और किसको एक्शन लेना है वो भी होता है, और ये सारों को सर्कुलेट कर दिया जाता है। जो जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें किसने चेयर किया, उन सबको, जो जो मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट कंसर्न्ड है, उन मिनट्स ऑफ मीटिंग को सेंड किए। प्रिपेयर कौन करता है? यूजुअली ये स्टेनोग्राफर्स या पीए जो होते हैं, जिनको स्टेनोग्राफी आती है, वो क्विकली जो जो मीटिंग में चल रही होती हैं चीज़ें उनको राइट डाउन कर लेते हैं, और फिर उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में टाइप करके सबको सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये हुआ हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग। ओके, उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस के साथ। ये यूजुअली होनी चाहिए नोट की फॉर्म में, या ईमेल की फॉर्म में, या ई फाइल पे नोट चलाकर। इसको लेटर नहीं जाएगा, कोई ओएम कुछ भी नहीं जाएगा, नोट जाना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है ये अपने मिनिस्ट्री को नोट भेजेगा या ईमेल करेगा। मान लो इस सबऑर्डिनेट ऑफिस को डीओपीटी से कुछ गाइडलाइन चाहिए, तो उस केस में क्या मिनिस्ट्री के थ्रू होके जाना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो सबऑर्डिनेट या अटैच्ड ऑफिस है ये डायरेक्टली डीओपीटी से क्लैरिफिकेशंस मांग सकता है कि फ़लाना रूल आप बताइए कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। सो डायरेक्टली भी जाया जा सकता है अगर सिंपल क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, ये जो बात है ये यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ देयर पेरेंट डिपार्टमेंट। कोई रूल या गाइडलाइन चाहिए अगर, राइट। अब हम देख लेते हैं कि जो हम लेटर वगैरह भेजते हैं उसमें हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ हायर अथॉरिटीज़ से। जैसे कि अटॉर्नी जनरल को अगर हमें रेफ़र करना है तो वो हम कर सकते हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को रेफ़र करना है, जैसे इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी, तो इनको हम रेफ़र कर सकते हैं लेटर फॉर्म में, और वो जो लेटर है वो एड्रेस करना है उस रिस्पेक्टिव कमीशन के सेक्रेटरी को, राइट। ऐसे नहीं कि ईमेल भेज दी हमने, ये लेटर फॉर्म में जाएगा। कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई भी रेफरेंस है। कैग को अगर हमें रेफ़र करना है, उनको अगर हमें रेफरेंसेस भेजने हैं, राइट, सो वो जाएंगे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी तो पता होना चाहिए ना, कैग क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है, राइट। सो यहाँ रेफ़र होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और यहाँ लॉ एंड जस्टिस, यहाँ उनके सेक्रेटरी को जाएगा, कैग के केस में फाइनेंस के थ्रू। यूनियन टेरिटरीज़ के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा है फिर तो उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को जाएगा, या और कोई बड़ी कम्युनिकेशन है तो वो उस यूटी के चीफ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो, जैसे दिल्ली के केस में चीफ सेक्रेटरी होता है, या एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ के केस में जैसे गवर्नर है हमारा इधर चंडीगढ़, दिल्ली के केस में एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ के केस, तो जो भी सीनियर है वहाँ पे एज द केस में भी उसको हम
कॉरेस्पॉन्डेंस उसके साथ कर सकते हैं। ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट में भी हम या तो चीफ सेक्रेटरी को करेंगे या किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, राइट, होगा सेक्रेटरी के साथ ही। ओके। लोकसभा राज्यसभा के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो स्पीकर को नहीं होगा, ना ही चेयरमैन को होगा, वो किसको होगा? सेक्रेटरी, वो भी सेक्रेटरी को ही होगा। सेक्रेटरी जनरल हम देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के। स्पीकर और चेयरमैन को एड्रेस नहीं करना है कोई भी लेटर लोकसभा राज्यसभा में। फिर हम देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या प्रोटोकॉल है। मान लेते हैं किसी मिनिस्टर से या एमपी से, मिनिस्टर से नहीं सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या वीआईपी से, उसको हमें प्रॉम्प्टली एड्रेस करना है कोई भी कम्युनिकेशन आई है। और मंत्री से अगर आई है तो उसका रिप्लाई कौन देगा? मंत्री खुद ही देगा। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मंत्री से आई है, तो मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले से आई है, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हेल्थ मिनिस्टर को रिप्लाई देगा, या फिर सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर हो वो दे सकता है, या तो सेक्रेटरी या मिनिस्टर खुद। ये प्रोटोकॉल है कॉरेस्पॉन्डेंस का। अब हम देखते हैं कि कोई रेफरेंस हमें रिसीव हुआ है एक्स एमपी से, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी को। इसका रिप्लाई कौन देगा? क्या मिनिस्टर और सेक्रेटरी ही देगा? नहीं, इसका रिप्लाई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर भी दे सकता है एक्स एमपी के केस में। ओके। और बाकी लोअर लेवल ऑफिसर को अगर एड्रेस किया है वो रेफरेंस, तो वो ऑफिसर जो है वो अपने लेवल पे भेजेगा, और कोई बड़ा पॉलिसी मैटर है तो वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ कंसर्न करके डिस्कस करके भेज देगा रिप्लाई। और जो लॉएस्ट लेवल है वो अंडर सेक्रेटरी लेवल तो होना ही होना चाहिए एटलीस्ट। ऐसे नहीं कि जो यूडीसी है या एलडीसी है या असिस्टेंट है वो अपने लेवल पे भेज दें, एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी यानी लेवल 11 का ऑफिसर होना चाहिए पोलाइट लेटर फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स एमपी एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसने लेटर अगर मिनिस्टर या सेक्रेटरी को एड्रेस किया है, फिर तो उसका रिप्लाई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर भी दे सकता है। दूसरा केस ये है कि अगर ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसने किसी लोअर लेवल ऑफिसर को लेटर भेजा है, उसका रिप्लाई एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर देगा। ओके, ये हमें देखना है। इसके बाद है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या किसी वीआईपी से कोई कम्युनिकेशन आई है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको एक्नॉलेज कर देना है कि भाई हमने रिसीव कर लिया आपका लेटर, और अगले 15 दिन में उसका रिप्लाई चला जाना चाहिए। यानी मैक्सिमम 30 डेज़ का टाइम मिलता है रिप्लाई के लिए। 15 दिन आप एक्नॉलेज करने के लिए ले सकते हैं और 15 दिन रिप्लाई करने के लिए। और एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना चाहिए। अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएस है, यूएन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, उनके साथ अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू होगी, राइट। सो चैप्टर 6 हमारा यहाँ पे एंड होता है।
चैप्टर 7 में हम देखेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसको हम क्विकली समराइज कर देते हैं। जो ड्राफ्ट है वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। हमें ड्राफ्ट बनाते हुए जो पुरानी कम्युनिकेशन है उनको हमें रेफ़र करना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए। मतलब ये हम ड्राफ्ट बना रहे हैं मान लेते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे रेफ़र दिस एंड दिस कम्युनिकेशन डेटेड दिस। या और ज़्यादा कम्युनिकेशन है तो उनको हम मार्जिन जो है, साइड में मार्जिन्स होते हैं ना, वहाँ हम लिख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद ये यहाँ से जो है व्हेन टू और मोर कम्युनिकेशन आर टू इशू, यानी मान लेते हैं हमें 2 अलग अलग ऑर्डर इशू करने हैं और उनकी जो फाइल है वो सेम ही है, सेम फाइल है, ऑर्डर 2 हैं, एक ऑर्डर अलग है दूसरा अलग है, तो उन दोनों की नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी। इसमें यहाँ पे देख रहे हो 51 52, ये दोनों ऑर्डर इशू हो जाएंगे और उस ऑर्डर पे साइन उस ऑफिसर के हो जाएंगे और उनको इशू कर दिया जाएगा। राइट। सो इसको थोड़ा सा क्लियरली हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक फ़ाइल चली है हमारे पास, जैसे मान लो ये फ़ाइल है, ये हमारा नोट शीट वाला पोर्शन हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई। फाइल चली है कि भाई प्रमोशन ऑर्डर इशू करना है, तो यहाँ ग्रीन नोट पे हम लिखेंगे कि ड्राफ्ट प्रमोशन ऑर्डर इज अटैच्ड। सो ये कॉरेस्पॉन्डेंस में हम उस ड्राफ्ट ऑर्डर को अटैच कर देंगे। यहाँ लिखा होगा ऑफिस ऑर्डर, यहाँ प्रमोशन की पूरी बात होगी, यहाँ साइन होंगे। सो बेसिकली यहाँ रेफरेंसेस भी दिए होंगे कि पुराने रेफरेंस ये है, कोई रूल का रेफरेंस देना हो। सो ये पूरा ड्राफ्टिंग का सिस्टम है। राइट। इस ड्राफ्ट पे फिर जो ऑफिसर होता है वो अपने साइन कर देता है और इशू इसको कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है बेसिकली। राइट। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। कोई ऑर्डर अगर प्रेसिडेंट के नाम पे इशू होना है, प्रेसिडेंट के नाम पे, तो उस पर साइन या ऑथेंटिकेट कौन करेगा? उस पे साइन करने की पावर एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी रैंक का ऑफिशियल होना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी लेवल 11 का ऑफिसर होता है मिनिस्ट्रीज़ में, या कोई और स्पेसिफिकली ऑथराइज़ किया गया हो इस रूल के तहत। 2002 का ये रूल है, ऑथेंटिकेशन रूल। सो अंडर सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर ज़रूर होना चाहिए अगर वो ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट के नाम पे इशू हो रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर है ये जो चीज़ है, ये लिखी हुई है कि भाई कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो किसी को नाम से एड्रेस नहीं करनी है। नो कम्युनिकेशन शुड बी एड्रेस्ड बाय नेम, एक्सेप्ट इनकी अगर कोई डेमी ऑफिशियल लेटर है, अगर कोई क्लासिफाइड नेचर का मैटर है, या कोई बहुत अर्जेंट स्पेशल मैटर है जिसमें पर्सनल अटेंशन की नीड है ऑफिसर की, उसको आप नाम से, उस ऑफिसर के नाम से एड्रेस कर सकते हो। बाकियों को हम नाम से एड्रेस नहीं कर सकते। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई लेटर, कुछ भी हो। राइट। हाँ, डेमी ऑफिशियल को कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लासिफाइड नेचर का वो कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक अर्जेंट नेचर का हो जिसमें पर्सनल अटेंशन चाहिए। उन केसेस में हम नाम से उस कम्युनिकेशन में एड्रेस कर सकते हैं। जैसे
डियर आशीष, आगे बॉडी हो जाएगी लेटर इस तरह से। अदरवाइज डियर सर या मैडम का यूज होता है। सो ये ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 7। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फाइल नंबरिंग सिस्टम। ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से करेंगे, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा फाइल नंबरिंग सिस्टम। जो फाइल्स हम बनाते हैं उसको एक यूनिक नंबर देना होता है। वो दिया जाता है, 2 सिस्टम्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, उनमें से वन ऑफ द सिस्टम है फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम। इसका फोकस होता है ब्रॉड फंक्शंस पे, राइट। और दूसरा सिस्टम है सब्जेक्ट बेस्ड, ये यहाँ पे होगा हमारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड। इसमें पर्टिकुलर डिटेल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, डिटेल्ड। फंक्शनल में क्या था, ब्रॉड फंक्शंस। सो सब्जेक्ट वाला जो है ये डिटेल में है, और फंक्शंस वाला है वो ब्रॉड फंक्शंस को एड्रेस करता है। सो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम इसमें। फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन पिछली बार ये आया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कौन सा फाइल नंबरिंग सिस्टम वाइडली यूज़ होता है, तो वो था फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये ब्रॉड फंक्शंस जो है ना उसको डिफाइन कर देता है, उसके बेसिस पे फाइल को नंबर दिया जाता है। रेंज एंड डायमेंशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर द स्कोप ऑफ बिजनेस अलोकेटेड टू ए डिपार्टमेंट। सो ये कुछ इस तरह से एक हायरार्की में जो चीज़ें हैं उसमें दी जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है तो उसके कुछ मेन फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस के अंडर कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, हर एक्टिविटी को करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स या ऑपरेशंस होंगे, उसके नीचे कुछ फैक्टर्स होंगे जो कंसीडर करने हैं, राइट। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मेन फंक्शन में किसी का हो सकता है जैसे ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मैनेजमेंट। एक्टिविटीज़ इसमें क्या हो सकती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट या प्रमोशन। एस्पेक्ट्स और ऑपरेशंस इन्वॉल्व, इसमें क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन निकालना है, जैसे कि किसी रिक्रूटमेंट का रिजल्ट निकालना है, वो ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन इन्वॉल्व। ऐसे ही फर्दर आप और डिटेल में देख सकते हैं, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, राइट। ये हमने मोटा मोटी इसको समझने के प्रयास किए हैं। सो अगर फाइल नंबर हमें देना होगा तो हम कुछ इस तरह से देंगे। इसमें फाइल नंबर ऐसा होगा, HR/recruitment/नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट इसको कह सकते हैं, स्लैश जो भी ईयर होगा 2024 ऐसे करके। ये हमने देखा, ये मेन फंक्शन, ये एक्टिविटी, ये ऑपरेशन, राइट, इस तरह से। तो ये फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम है, राइट। ये हमने देख लिया है, सेम ही चीज़ है। इनको हम थोड़ा नाम और दे सकते हैं। फंक्शनल हेड्स जो हैं उसमें बेसिक हेड्स, प्राइमरी हेड्स
ऑपरेशन वाले को हम सेकेंडरी हेड कह देते हैं, फैक्टर वाले को हम टर्शरी हेड, प्राइमरी, सेकेंडरी हेड, टर्शरी हेड। फंक्शनल, एक्टिविटी, ऑपरेशन, फैक्टर। एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, राइट। ये बेसिकली आप देख सकते हैं फंक्शन से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है ये, ब्रॉड फंक्शंस जो हर डिपार्टमेंट में होते ही होते हैं। जैसे एचआर हर डिपार्टमेंट में होगा ही होगा, ये एक फंक्शन है। कोई भी मिनिस्ट्री उठा लो, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो, वहाँ एचआर तो होगा ही होगा। फाइनेंस, राइट, ये तो होना ही होना है, राइट। इन्हीं के फिर आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एचआर में जैसे कि एक्टिविटी हमने देखा रिक्रूटमेंट, फाइनेंस में एक्टिविटी जैसे एक हो सकती है बजटिंग, राइट। इसी तरह से फर्दर ऑपरेशंस आप देख सकते हैं। तो ये ब्रॉड फंक्शंस हैं, एचआर है, फाइनेंस है, राइट। इस टाइप से और भी फंक्शंस हो सकते हैं। इंजीनियरिंग एक एस्टेट हो सकता है एक फंक्शन, राइट। तो इस टाइप से ये फाइल नंबरिंग की जाती है इन फंक्शंस के बेसिस पे, ब्रॉड फंक्शंस के बेसिस पे। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ये यहाँ पे उदाहरण दे भी रखा है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, बजट, अकाउंट्स, ऑफिस सप्लाईज, हिंदी, विजिलेंस, पार्लियामेंट क्वेश्चंस। ये कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड फंक्शनल फाइल इंडेक्स नंबरिंग सिस्टम बनते हैं, राइट। ये सब चीज़ें हैं, ये हर डिपार्टमेंट में होती हैं ये चीज़ें। फिर आ जाता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम। इसमें सब्जेक्ट पे फोकस है, ब्रॉड फंक्शंस नहीं देख रहे हैं। अब हम डिटेल्ड फंक्शंस, डिटेल्ड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ये यूज होता है जो मोनोटोनस या रूटीन वर्क जहाँ नहीं होता, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोई पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे नीति आयोग वगैरह है, वहाँ पे नए नए काम चलते रहते हैं, नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, तो वहाँ सब्जेक्ट बड़ा मायने रखने लगता है। वहाँ रूटीन नेचर ऑफ वर्क नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम देखना पड़ता है। वहाँ पे यूँ समझें कि दो ही हेड्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड हेड, एक स्टैंडर्ड सब हेड, राइट। तो बेसिकली दो ही हेड और सब हेड, और इसमें हर स्टैंडर्ड हेड का एक यूनिक सीरियल नंबर होगा, जैसे 1, 2, 3, राइट। ये हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए होगा, दूसरा अलग सब्जेक्ट के लिए, इस तरह से। इसी तरह सब हेड होंगे, उनके अलग नंबरिंग होगी, राइट। तो फाइल नंबर कुछ ऐसा होगा 3/5/2000 वटेवर, जो 2025 डैश, मान लेते हैं कि कोई फाइल है, लेट्स से कोई बड़ी पॉलिसी की है, लेट्स से कोई रिसर्च पॉलिसी है, तो RP कुछ ऐसा फाइल नंबर होगा। यहाँ देख रहे हो, उसमें कैसा था, ब्रॉड फंक्शंस हम देख रहे थे, जैसे HR/रिक्रूटमेंट/ एडवर्टीज़मेंट, इस तरह से। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हम एक एक सब्जेक्ट को एड्रेस नहीं कर सकते, नंबर देना पड़ेगा। ये इसका सब हेड हो गया, इस तरह से। यहाँ हम नंबर्स दे रहे हैं, ओके। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा,
फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन द फाइल विल बी सेपरेटेड बाय ए स्लैंट स्ट्रोक। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्लैश, एक ये स्लैश। फिर हम देखते हैं पार्ट फाइल क्या होती है। मान लेते हैं कोई मेन फाइल जो है वो अथॉरिटीज़ के पास साइन कराने के लिए गई हुई है, इतने में ही कोई और फ्रेश रिसीट आ जाती है, इस पे भी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, उस मेन फाइल का वेट थोड़ी ना करेंगे हम। तो इसकी एक पार्ट फाइल ओपन कर दी जाती है। पार्ट फाइल मल्टीपल हो सकती हैं, 1 2 ऐसे करके, और जैसे ही हमारी ये मेन फाइल वापस आती है तो इसके साथ मर्ज कर देंगे इनको, राइट। फिर हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ फाइल्स कैसे होता है। ये हर मूवमेंट जो फाइल हो रही है उसको हम फाइल मूवमेंट रजिस्टर में एंटर करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी हो सकता है, राइट। ये सिंपल सी बात थी, इसमें बहुत ज़्यादा देखने वाला नहीं है कुछ। ओके, सो चैप्टर 9 पे हम आ गए हैं। ये है रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। जो रिकॉर्ड्स हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कौन कौन सी है, रिकॉर्डिंग, रिटेंशन यानी रिटेन करना, रिट्रीव करना यानी इन्फॉर्मेशन को किसी फाइल से निकाल के लेके आना, डिस्पोजल यानी कि काम ख़त्म हो गया, अब डिस्पोज करना है, आर्काइव कर सकते हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में भेज सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस हैं, ये हमें ध्यान रखने। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना यानी रिसीट हमारे पास आती है तो हम उसको डायरी करते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, उसको हम रिटेन करते हैं, अपने पास संभाल के रखते हैं, रिट्रीव करते हैं जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जब काम ख़त्म हो जाता है उस रिकॉर्ड को डिस्पोज कर देते हैं, राइट। ये प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग में हमें ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्ट जो है फाइल में से, जैसे कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले लिया गया हो, कोई डॉक्यूमेंट हो जो बाद में यूज किए जा सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, है ना, कोई पॉलिसी डिसीजन लिया गया हो जैसे बड़ा, उसको हम ऐड कर देते हैं गार्ड फाइल में, स्टैंडिंग नोट, प्रेसिडेंट बुक में या रेफरेंस फोल्डर में। ये हमने गार्ड फाइल के बारे में देखा था कि जो जाने वाला ऑफिसर है वो आने वाले ऑफिसर, नए ऑफिसर को गार्ड फाइल देता है। गार्ड फाइल की हेल्प से जो नया ऑफिसर आया है उसको हेल्प मिलती है कि पहले क्या क्या काम हुआ है। तो ये गार्ड फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बुक हमने देखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट यानी पहले क्या प्रेसिडेंस रहा है, किस तरह से डिसीजंस लिए गए हैं, वो प्रेसिडेंस होता है। तो इस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सो साथियों, इसी के साथ हमारा जो ऑफिस प्रोसीजर है वो हमने पूरा कर लिया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा इसी में से आएगा। सो हमारा ऑफिस प्रोसीजर इसी के साथ कंप्लीट होता है। ये वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है, काफ़ी बड़ी ये वीडियो हुई है, काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें कवर की हैं, और मेरा जहाँ तक अनुमान है 15 से 20 क्वेश्चन ऑफिस प्रोसीजर से आएंगे। इसको बहुत अच्छे से करना है हमें, और बहुत अच्छे से हमने किया भी है। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं, और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। और बाकी की वीडियोस जो हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले मैंने GFR की वीडियो डाल दी है, और CCA रूल की डाली है जिससे पेनल्टी लगती है, और लीव रूल्स मैंने डाले हैं, और ये चौथी वीडियो है हमारी ऑफिस प्रोसीजर पे।
राइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी थी, GFR वाले पे जो वीडियो बनाई थी उसमें जो जेम पोर्टल है वहाँ पे जो लिमिट है मिनिमम वो 50,000 हो गई है। पहले 25,000 थी, यानी 50,000 से कम का अगर सामान लेना है तो कोई टेंडर की नीड नहीं है, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो हियर।